रिलायंस ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि उनका जियो मार्ट क्विक कॉमर्स के अंदर नंबर 2 प्लेयर बन गया है। जहां नंबर 2 के लिए इंस्टामार्ट और जेप्टो लड़ रहे थे, अचानक ही एक आउट ऑफ सिलेबस कंपनी निकल के आती है और वो कहती है भाई हम नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स है उनसे 2 गुना ज्यादा ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिटेबल भी हो चुके हैं। जहां पे मार्केट में अभी तक सिर्फ ब्लिंकिट ही प्रॉफिटेबल हो पाया था, जियो मार्ट वाले कह रहे हैं भाई हम भी हो गए। ब्लिंकिट जो इस टाइम पे मार्केट लीडर है, वो इस टाइम पे 200 प्लस सिटीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है। बट जियो मार्ट वालों का कहना है कि वो 1000 सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबल है। तो ऐसा क्या काला जादू कर दिया भाई मुकेश अंबानी जी ने कि क्वार्टर बाय क्वार्टर 53% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। आज की केस स्टडी में इसी चीज को हम डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2021-22 के अंदर, जहां पर 19 साल के 2 लड़के जेप्टो नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं और कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर आपके घर में ग्रोसरी, दूध, ब्रेड पहुंचा देंगे हम। ये आइडिया कस्टमर्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है और लोग बहुत ज्यादा इनको यूज करना शुरू करते हैं। उसके बाद ग्रोफर्स अपना नाम चेंज करता है और अपने आप को ब्लिंकिट कर देता है। स्विगी भी अपना इंस्टामार्ट बना लेता है। कस्टमर जो किराना स्टोर जाके प्रोडक्ट लेके आता था, उसको ऑनलाइन वो प्रोडक्ट उससे सस्ता मिल रहा था और 10 मिनट के अंदर उसके पास में पहुंच पा रहा था। ये आलसी लोगों के लिए एक तरह का वरदान था। मम्मी कहती थी भाई दूध लेके आ, वो फोन से ऑर्डर करता था, दूध आ जाता था, पैसे भी कम लगते थे और 10 मिनट में पहुंच भी जाता था और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। बट इसके पीछे की यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अलग चल रहे थे। कंपनी हर ऑर्डर के ऊपर लॉस कर रही थी क्योंकि उनको मार्केट बनाना था। पीछे से बहुत ज्यादा पैसा रेस किया जा रहा था और पैसा जलाया जा रहा था। 2022 आते आते ब्लिंकिट का बहुत बुरा हाल हो चुका था और जोमेटो ने उनको खरीदा। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया जोमेटो को कि आपने ब्लिंकिट खरीद लिया जो कि इतना ज्यादा लॉस कर रहा है, जो शायद कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे सिंपल सा यूनिट इकोनॉमिक्स था कि अगर कोई 100 रुपए का ऑर्डर कर रहा है तो कंपनी के पास में 20-30 रुपए ही बच रहा है। 20-30 रुपए के अंदर उसको डिलीवरी वाले को 30-40 रुपए देने हैं, कंपनी के खर्चे देखने हैं, मार्केटिंग का खर्चा देखना है, तो कुछ भी कर लो कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई नहीं दिखाई देगी। बट कुछ ही टाइम के अंदर ब्लिंकिट ने करके दिखाया, जहां पर उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 650 से ऊपर जाती हुई दिखाई दी। 2022 तक ब्लिंकिट का मार्केट शेयर 45% का हो चुका था। इंस्टामार्ट 27 पे बैठा था और जेप्टो जिसने ये मार्केट एक्चुअली बनाई थी वो 21% के ऊपर आ गया था। इसका रीजन ये था कि जोमेटो के पास में ब्लिंकिट था तो कहीं ना कहीं दोनों की साथ साथ में मार्केटिंग हो पा रही थी। सिमिलरली स्विगी के पास में इंस्टामार्ट था तो दोनों साथ साथ में मार्केटिंग हो पा रही थी। अब तक इस लिस्ट के अंदर जियो मार्ट कहीं पर भी नहीं था। बट अचानक ही अभी रिलायंस का एजीएम होता है और वो कहते हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन गए क्विक कॉमर्स के अंदर। अगर हम रिलायंस की कहानी समझे ना, रिलायंस की कहानी एक्चुअली 2018-19 से ही शुरू हो गई थी। रिलायंस ने अपने रिटेल नेटवर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना शुरू किया था ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। रिलायंस के पास में रिलायंस डिजिटल है, ट्रेंड्स है, ज्वेल्स है, स्मार्ट है, ट्रेंड्स का फुटवेयर है और बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है। तो रिलायंस ने क्या किया कि भाई जो उनके ऑफलाइन स्टोर्स है, डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, ऑफलाइन स्टोर पे जाएगा और ऑफलाइन वाला उसको डिलीवर कर देगा। जहां पर पूरी की पूरी मार्केट 10 मिनट के लिए लड़ रही थी, फास्ट डिलीवरी के लिए लड़ रही थी, उन्होंने कहा भाई हम सेम डे पे खुश है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हम आपको माल पहुंचा देंगे। जहां पर बाकी कॉम्पिटिटर्स क्विक कॉमर्स की मार्केट बना रहे थे, रिलायंस आराम से बैठ के देख रहा था, ठीक है तुम बनाओ, देखते हैं किस तरीके से बनती है। स्टार्टिंग में अगर आपको मार्केट बनानी होती है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा जलाना पड़ता है, नेगेटिव में जाना पड़ता है। तो रिलायंस ने क्या किया कि भाई ठीक है तुम जलाओ, मार्केट बनाओ, बाद में मैं देखूंगा कि क्या चीज काम कर रही है, मैं उसको स्केल कर लूंगा। तो सारी कंपनीज ने पैसा जलाने के बाद में समझा कि हमारे कुछ कुछ लोकेलिटीज के डार्क स्टोर्स है जो कि कामयाब रहते हैं, प्रॉफिटेबल रहते हैं और वहीं से हम काम कर सकते हैं। मैं आपको क्विक कॉमर्स समझा रहा हूं किस तरीके से काम करता है। हम अपनी ऐप से ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर वो एक घर के पास वाले डार्क स्टोर के पास जाता है। डार्क स्टोर एक ऐसी दुकान है जहां पर सारा माल पड़ा है बट वो कस्टमर के लिए नहीं खुली हुई। तो जैसे ही वो ऑर्डर जाता है वहां पर हमारा माल पैक होता है, डिलीवरी वाला बंदा जाता है, वहां से माल उठाता है और हमको डिलीवर कर देता है। तो सिंपल सी बात, अगर आप एक दुकान बनाओगे तो दुकान का रेंटल आएगा, उसके पीछे टेक्नोलॉजी का खर्चा आएगा, उसके पीछे इन्वेंट्री का खर्चा आएगा, आपको वहां पे स्टाफ डिप्लॉय करना पड़ेगा और भी बहुत सारे खर्चे। तो आप जितने नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स खोलते चले जाओगे आपको उतना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा इन्वेंट्री का पैसा खर्च करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हर ऑर्डर के ऊपर लॉस कर रहे हो तो उतना ज्यादा लॉस करना पड़ेगा। रिलायंस के पास में 19,000 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स का नेटवर्क ऑलरेडी था,
तो रिलायंस का सिंपल सा आइडिया था कि भाई उसी को यूज करेंगे, क्यों एडिशनल केपेक्स डालना, क्यों एडिशनल इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा डालना। जब ऑर्डर आएगा तो उसी स्टोर को दे देंगे, वहीं के किसी स्टाफ को कहेंगे कि भाई जाके डिलीवर कर दे, तो कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा 20 लाख से ज्यादा किराना स्टोर्स के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। बहुत सारे ऐसे किराना स्टोर्स हैं जो इनसे माल लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है तुम हमसे माल लेते हो, मतलब तुम्हारी इन्वेंट्री हम मैनेज करते हैं, ठीक है तुम्हारी इन्वेंट्री को अपने स्टोर पे लिस्ट कर देते हैं। तो अब ऑर्डर आ रहा है, जो इनके किराना नेटवर्क वाले लोग हैं वो भी अब माल सप्लाई कर रहे हैं। जहां पे कॉम्पिटिटर्स को खर्चा करना पड़ रहा था एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए, ये अपने ऑलरेडी नेटवर्क को यूटिलाइज कर पा रहे थे। उसके बाद में जब इनको समझ में आया कि भाई कुछ कुछ प्रॉफिटेबल डार्क स्टोर्स बनते हुए दिखाई दे रहे, कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर इतना ज्यादा वॉल्यूम में ऑर्डर आ रहा है, अगर हम अपना एक डार्क स्टोर बनाते हैं तो हम उसको प्रॉफिटेबल ले जा सकते हैं। तो वहां पर इन्होंने डार्क स्टोर्स बनाने शुरू करे। जहां ब्लिंकिट के पास में 2000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स है, स्विगी के पास में 1100 से ज्यादा डार्क स्टोर्स है, रिलायंस 600 के आसपास बैठा है और वो स्लो एंड स्टेडी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2022 के अंदर रिलायंस ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग स्टेप भी लिया, जहां पर उन्होंने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करके एक पूरा ई कॉमर्स स्टोर बना दिया व्हाट्सएप के अंदर ही, जहां पे आप जियो मार्ट को यूज कर सकते हो, वहां से ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर ही। आपको जियो मार्ट को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टियर 3 एंड बियॉन्ड ऑडियंस की बात करके चलूं तो उनके लिए एक अलग से ऐप इंस्टॉल करना या वेबसाइट यूज करना एक बड़ा एक्सपीरियंस था। बट रिलायंस ने फेसबुक का साथ लेके अपने ई कॉमर्स एक्सपीरियंस को व्हाट्सएप के अंदर ही डाल दिया, जिसकी वजह से ये टियर 2, टियर 3 एंड बियॉन्ड के अंदर और अच्छे लेवल पे एक्सपैंड कर पाए। इसी टाइम पे रिलायंस ने डंजो के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। डंजो जो क्विक कॉमर्स के डिलीवरी नेटवर्क के अराउंड काम कर रहा था, रिलायंस ने उसमें पैसा डाला और उनका बिजनेस समझा कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें काम करती है। अभी रिलायंस ने अभी रिसेंटली अपने डेटा रिवील किए, जहां पर निकल के आया रिलायंस रिटेल जो बहुत बड़ा बिजनेस है उसका ऑलमोस्ट 20% जो रेवेन्यू आ रहा है वो इनके ऑनलाइन बिजनेस से आ रहा है, मतलब जियो मार्ट से आ रहा है। जहां पर कॉम्पिटिटर्स के लिए मजबूरी है कि आपको टियर 1, टियर 2 सिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये कहीं पे भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस का नाम बना हुआ है, ऑलरेडी इनके पास में नेटवर्क है, बस उसको कैपिटलाइज करके काम करना है। जब वो जगह बढ़ती हुई दिखाई देगी, किसी स्पेसिफिक पिन कोड से ज्यादा नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, तो ये वहां पर डार्क स्टोर खोल लेते हैं। और सेंट्रलाइज परचेज होने के चक्कर में, क्योंकि परचेज बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रही है, ये बहुत अच्छे मार्जिन्स के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। जहां पर सिर्फ जेप्टो ही इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, पिछले कुछ टाइम से हमने देखा कि ब्लिंकिट भी इन्वेंट्री मॉडल पे आ रहा है, सबके सब इन्वेंट्री मॉडल पे आ रहे हैं ताकि वो अपने मार्जिन्स को बढ़ा पाए। रिलायंस के पास में एक और एडवांटेज है उनके कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में, उनके पास में खुद के प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज भी है। उनके पास में खुद का साबुन भी है, खाने की आइटम्स भी है, ग्रोसरी आइटम्स भी है। ये सेंट्रलाइज परचेज कर सकते हैं, जिस चक्कर में इनको एक हेफ्टी डिस्काउंट मिल सकता है। इनके पास में सॉफ्ट ड्रिंक की भी कैटेगरीज है। अब मान के चलो एक आइटम है जो कि 80 रुपए की है। अब ब्लिंकिट वाला कहता है कि भाई ये 80 रुपए की आइटम तेरी बहुत बिक रही है, मुझे बल्क में दे दे, मुझे अपने पास में इन्वेंट्री में होल्ड करनी है और मुझे इन्वेंट्री का डिस्काउंट दे क्योंकि मैं बल्क में ले रहा हूँ। जैसे कंपनी वाला कहता है ठीक है मैं 20 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो ब्लिंकिट के पास में 60 रुपए की वो आइटम आती है, वो हमको 70, 75, 80 जहां उसका मन करता है वहां बेच देता है, हमको भी डिस्काउंट दिख जाता है, ब्लिंकिट वाला पैसा कमा लेता है। बट कहानी ये है, जिस बंदे ने पीछे से बेचा था 60 रुपए का माल, उसने भी 10 रुपए का प्रॉफिट तो बनाया होगा, तो पूरे पूरे चेन के अंदर 30 रुपए तो जा ही रहा होगा। अब रिलायंस अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो 30 रुपए रिलायंस का हो जाता है। इनफैक्ट रिलायंस का जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, जिसके चक्कर में शायद ये 30 रुपए की जगह 40 रुपए बचा पाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेच पाता है वो कॉम्पिटिटर सस्ता बेच पाता है, अच्छे डिस्काउंट रन कर पाता है और अच्छे मार्जिन भी ऑपरेट कर पाता है। इसी चक्कर में इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर ली है, जहां पे रिलायंस 8% का एबिटा मार्जिन दिखा रहा है। अगर ब्लिंकिट की बात करके चले, जो कैटेगरी लीडर है, वो 1.3% एबिटा मार्जिन के ऊपर बैठा है और बाकी प्लेयर्स तो भाई नेगेटिव के अंदर है। जेप्टो तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्या किया जाए भाई, आईपीओ निकालना है हमको। और अगर मैं इंस्टामार्ट की बात करके चलूं तो वो -12% एबिटा मार्जिन पे बैठे हैं। क्विक कॉमर्स में स्केल करने के चक्कर में और डिस्काउंट्स देने के चक्कर में इनका जो ओवरऑल कंपनी लेवल का एबिटा मार्जिन है वो थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई जरूर दिया है, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जियो के पास में एक अनफेयर एडवांटेज भी है भाई, पीछे रिलायंस बैठी है। 4.2 लाख करोड़ से ऊपर वैल्यूएशन है कंपनी की, लास्ट जो थी 47,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ये रेज कर चुके हैं। और जब भी पैसा रेज करना होगा तो मुकेश अंबानी जी के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है पैसा रेज करना। वर्सेस अगर हम जेप्टो की बात करके चले, जो कि प्योरली क्विक कॉमर्स के अंदर ऑपरेट कर रहा है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है।
इसी चक्कर में जो जेप्टो के नंबर्स है वो हर जगह अलग अलग देखने को मिलते हैं। कभी वो कहते हैं कि भाई हम 20 लाख ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, इसका मतलब वो सेकंड नंबर के प्लेयर होने चाहिए थे। बट अगर रिलायंस ने अपने एजीएम में सामने आके पब्लिकली बोला है कि हम सेकंड नंबर के ऊपर आ गए हैं, दिस मींस कि रिलायंस सेकंड नंबर पे आ गया है और जेप्टो ने अपने आप को स्केल डाउन किया है प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए। क्योंकि इसी साल के अंदर जेप्टो का मोस्ट प्रोबेबली आईपीओ आने वाला है और अगर आईपीओ लाना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस को थोड़ा प्रॉफिटेबल या प्रॉफिटेबल की डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। अगर हम रिलायंस के ग्रैंड प्लान को समझने की कोशिश करें ना, तो उनका आइडिया ये है कि अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाए, खाली रिलायंस रिटेल का नहीं, सब कुछ। इनके पास में खुद के ब्रांड्स हैं, इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को भी रिसेंटली खरीदा है। चाहे मैं ऋतु कुमार की बात करके चलूं या फिर हम कैंपा कोला की बात करके चले, ये रिलायंस रिटेल के हर एक वर्टिकल में एक्विजिशंस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, ताकि ये अपने मार्जिन्स को इंप्रूव कर पाए और मार्केट शेयर अपना बढ़ा पाए। प्लस अगर समझोगे, इनके पास में सब कुछ है। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसके अंदर जो इंटरनेट आएगा वो जियो का आएगा। आप कहीं से अगर कुछ खरीदने वाले हो तो भाई जियो मार्ट है आपके पास में। अभी हो सकता है इनका बैंक आए, जो इनकी फाइनेंशियल सर्विस, जियो फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी है, हो सकता है वहां पर जियो बैंक आ जाए, वहां से आप पे करते हुए दिखाई दो। आने वाले टाइम में जियो मार्ट हमको एक सुपर ऐप बनता हुआ दिखाई देगा, जहां पर अपने को फैशन भी मिलेगा, ग्रोसरीज भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेंगे, हम वहां से लोन भी शायद ले पाएंगे, अपने मोबाइल को भी रिचार्ज कर पाएंगे, मूवी टिकट्स भी ले पाएंगे। बेसिकली इनके पास जितना बड़ा इकोसिस्टम है, सबको इकट्ठा क्लब करके ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली इनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो आपस में जुड़ के चलेगा, जिससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, साथ में मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। और अभी तो और भी चैलेंजेस आने वाले हैं क्विक कॉमर्स के अंदर। Amazon नाउ स्केल करता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लिपकार्ट मिनट स्केल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन लोगों के पास भी डीप पॉकेट्स है। तो जो स्टार्टअप्स है जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट, ये कैसे compete करेगी बड़े लीडर्स से, ये देखने वाली बात होगी। अभी के टाइम पे जैसे ब्लिंकिट एक मार्केट लीडर बन के बैठा है, क्या वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा, या फिर ये जो स्टैब्लिश पुराने प्लेयर है ये इस मार्केट को डिवाइड करेंगे। बहुत हाई चांसेस है कि हमको इस मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन भी देखने को मिले, कि जेप्टो और इंस्टामार्ट एक हो गए, या फिर ब्लिंकिट और जेप्टो एक हो गए, या फिर कोई बड़ी कंपनी बंद होती हुई दिखाई दे। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बर्न बहुत ज्यादा है और अब जब बड़े प्लेयर घुसेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट खराब करते हुए दिखाई देंगे। तो आज की केस स्टडी से हमने क्या क्या सीखा है? जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट मूवर ही बनना है। कई बार आप सेकंड, थर्ड या फिर लेट मूवर बन के भी एडवांटेज ले सकते हो। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक मोट है, आप उसको अगर अपने करंट बिजनेस के साथ यूटिलाइज करते हो, तो आप अपनी मोट को डबल एम्पलीफाई कर सकते हो। जैसे रिलायंस ने अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करके, जो कि उनकी ऑलरेडी मोड थी, उसका यूज करके अपने क्विक कॉमर्स को स्केल किया। और जो भी रिटेल इंडस्ट्री से हमको देख रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने बिजनेस की हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। इंडस्ट्री एवरेज देखनी चाहिए और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज करते रहना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपका बिजनेस ऑब्सोल्यूट हो सकता है। सबसे पहले एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि आप एक कस्टमर से एवरेज कितने रुपए कमाते हो। कोशिश करो जितना ज्यादा एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा पाओ उतना अच्छा है। हमने अभी देखा ब्लिंकिट इसलिए प्रॉफिटेबल हो पाया क्योंकि उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाकियों से ऊपर है। अगर आप एक लेवल से ऊपर लेके जाओगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरी चीज है, अपने कस्टमर का रिपीट रेट चेक करो। आपका कस्टमर 30 दिन में कितनी बार आता है, 60 दिन में कितनी बार आता है, 90 दिन में कितनी बार आता है। जो आपके प्रीमियम कस्टमर है, जिनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा है और जिनका रिपीटिशन रेट भी ज्यादा है, उनको अलग से मार्क करके रखो। A+ कैटेगरी, A कैटेगरी, B कैटेगरी, और बेस्ड ऑन दैट उनको स्पेसिफिक डिस्काउंट्स ऑफर भी दे सकते हो। तीसरी चीज, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन चेक करो। बहुत सारे बिजनेसेस बस यहां से माल लेते हैं, यहां से माल बेच देते हैं, और साल के एंड में उनको पता लगता है कि भाई कितना बिजनेस बना है, एक्चुअली कितना पैसा कमाया है वो सीए बता रहा है। पर एक्चुअली आपको अपने हर एक कैटेगरी पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेक करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप कोई डिस्काउंट देते हो तो टोटल ओवरऑल जीएमवी का कितना परसेंट आप एवरेज डिस्काउंट दे रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार मैं 100 रुपए का माल लेता हूं तो एवरेज 5% तुम डिस्काउंट में ही दे देते हैं, 25-30% हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, और बचा हुआ 15-20% हमारा प्रॉफिट होता है। जिस दिन ये वाली मैथ्स अपने बिजनेस के लिए समझ जाओगे, कोई भी बड़ा ब्रांड आ जाएगा, आपको हिला नहीं पाएगा। तो चलिए इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से बड़े ब्रांड्स बनते हैं और उनसे हम क्या सीख के अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।